कुछ मोर फ्रॉम आईआईटी भोपाल। तो आज के सेशन में बात करने वाले होंगे यार जनवरी के टाइम में आपका 220 प्लस स्कोर कैसे लाएं इन 24-25 दिनों में। तो यार यानी कि अब 24-25 दिन ही बाकी रह गए हैं जनवरी टाइम पहला फर्स्ट टाइम आने को, जनवरी जेई मेंस को आने को। तो यार तो 220 प्लस स्कोर कैसा लाया जाए। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं यार स्ट्रेटजी की, तब हम फिर बात करेंगे सिलेबस की, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके 220 प्लस स्कोर आराम से ले आओगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अब 24-25 दिन बाकी रह गए, अब इन दिनों में आपको केवल रिवीजन करना है, एक नई चीज़ बहुत कम पढ़नी है। अगर नई चीज़ कम पढ़ रहे हो केवल वन शॉट देखो, जितना हो सके नई चीज़ कम पढ़ो, जितना हो सके रिवीजन करो। अब जो भी आप पढ़ लियो, जितना भी नोट्स पढ़ लियो, जितना भी आप नोट्स लिखे होगे, जितना भी आप पीडीएफ से पढ़ रहे होगे, उतना आप रिवीजन करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो। नई चीज़ कम पढ़ो, जितना हो सके रिवीजन करो, और मॉक टेस्ट दो, जितना हो सके मॉक टेस्ट दो, यानी कि एक हफ्ते में 1-2 बार दो। जिनका अच्छा नंबर आ रहा है आप मॉक टेस्ट दीजिए, जिनका अच्छा नंबर नहीं आ रहा मत दीजिए, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप इन 24-25 दिनों में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रखना है, यानी कि जिससे कि आप जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म कर सको। और ये बात हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है। अगर आपको अरिहंत की बुक है 40 या 45 ईयर की तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यार यूट्यूब में जाके आप सर्च करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के आपको मिल जाएंगे, पूरे वीडियो लेक्चर आप उसको अटेंड करो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस टाइम कर लेते हो ना तो भी आपका आराम से 99 परसेंटाइल आ जाएगी। तो ये हो गई स्ट्रेटजी में। अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस पढ़ के जाइए जिससे कि आप अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। तो है केमिस्ट्री की सबसे पहले इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल, ये 4 चैप्टर आप पढ़ के जाइएगा। इससे सवाल बनते हैं, यानी कि 20-24 नंबर यहाँ इसी से इसी यानी कि इसी 4 चैप्टर कंप्लीट करने से आपके आ जाएगी। अब हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाइएगा। मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है, जैसे नंबर ऑफ एटम निकालने को बोल देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने को बोल देगा, यानी कि मोल निकालने आना चाहिए और लिमिटिंग रीजन निकालने आना चाहिए, वो आप देख लिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि जितने फॉर्मूले हैं आप उसको एकदम अच्छे से एक कॉपी में लिख के रखिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी फॉर्मूले रहता है आप उसको रिवीजन करिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर सवाल बनते हैं वो आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हो गया। और केमिकल इक्विपमेंट आने की में है, यानी कि केसी केपी में रिलेशन आएगा, यानी केसी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, केपी का फॉर्मूला मालूम चलना चाहिए, और आपको पीएच निकालने आना चाहिए, पीओएच निकालने आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ई नॉट निकालने आना चाहिए। ई नॉट कैसे निकलता है, यानी क्या रिलेशन रहता है, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.3 एनआईटी लॉग, ये सब पढ़े होगा के इक्विलिब्रियम। तो ये आपका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इससे बेस्ड सवाल बनते हैं। ये हो गया। और केमिकल काइनेटिक आप देख लीजिए, ऑर्डर आपको निकालने आएगा, nth ऑर्डर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में और सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ के जाइएगा। ये सब आप पढ़ के जाइएगा। और ये हो गया। अब हम अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म पढ़ के जाएगा। आइसोमेरिज्म में सवाल बनते हैं, यानी कि कितने एक स्ट्रक्चर दे देगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेगा, ये पूछेगा। और फिर उसके बाद जीओसी आप पढ़ के जाएगा। जीओसी सवाल बनते हैं, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, ये सब पढ़े। फिर उसके बाद जितने भी रिएक्शन बचे, यानी कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, नाइट्रोजन, जितने भी एनसीईआरटी के रिएक्शन है आप इस कॉपी में लिखिए, और उसको सारा कॉपी में जितने भी एनसीईआरटी में रिएक्शन है आप इस कॉपी में लिखिए और सबको रिवीजन करके जाइएगा। वो सवाल बनते हैं, क्या देगा, एक यानी कि रिएजेंट दे देगा, आप उसको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा वो आपको बताना पड़ेगा। रिएक्टेंट देगा, रीजन देगा, फिर आपको प्रोडक्ट में क्या बनेगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो यार एनसीईआरटी से पूछता है, एनसीईआरटी आपको पढ़ के जानी, जितने भी रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी है आप उसको पूरा अच्छे देख के जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ के जाएगा। ये हो गया ऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में आपको केमिकल बॉन्डिंग में आपको एमओटी का पढ़ना है। एमओटी यानी कि एमओटी वाला टॉपिक पढ़ना है आपको, यानी केमिकल बॉन्डिंग आपको पूरी पढ़नी है, यानी कि आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, NF3 का क्या होता है, NCl3 क्या होती है, ये सब आसान आते हैं, आप इसको कर लोगे। पीरियोडिक टेबल में आपको यानी कि प्रोडक्ट यानी कि अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में क्या पूछेगा पता है, पीरियोडिक टेबल में आपको पूछेगा यानी कि साइज कैसे बढ़ रही है, यानी कि ऑड यानी कि पीरियड में, ग्रुप में साइज बताओ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है कि बढ़ रहा है ग्रुप में पीरियड में, तो ये सब पूछता है। यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन की जितने भी रिएक्शन है एनसीईआरटी में आप उसको पढ़ के जाइएगा। पी ब्लॉक मस्ट है, पी ब्लॉक से सवाल बनते ही, रिएक्शन बनते हैं, तो उसको आप पढ़ के जाइएगा। इनऑर्गेनिक और मेटलर्जी भी पढ़ सकते हो, सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ लोगे तो कोई बात नहीं। और इनऑर्गेनिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के जाना है। इससे सवाल बनते ही बनते हैं, बहुत आसान सवाल बनते हैं, अगर पढ़ के जाओगे तो अच्छे से कर लोगे यहाँ इनऑर्गेनिक का। तो ये सब केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हो गए जिनसे आप पढ़ के अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो। केमिस्ट्री में क्या रहता है ना, केमिस्ट्री में पीवाईक्यू पूछता है, और जितने पीवाईक्यू पूछेगा, और पीवाईक्यू तो पूछता ही है, साथ ही साथ यार जितने भी एनसीईआरटी के की पॉइंट्स, अगर आपको एनसीईआरटी रटी हुई है ना एकदम अच्छे से, कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से एकदम क्लियर है, आप समझिए 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में आप ले आओगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता था, की पॉइंट पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहते हैं, ये सब एकदम एनसीईआरटी सही रहता है, एकदम एनसीईआरटी सही देता है। तो अगर आपको एनसीईआरटी अगर आप अच्छी से लगाई हुई है तो 99% आ जाएगी। तो ये हो गया केमिस्ट्री की। आप फिजिक्स की बात करें यार, फिजिक्स में
यानी कि फिजिक्स में, यानी कि अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता इस बार यूटी प्लस हाफ स्क्वायर फॉर्मुला बेस पूछा जाएगा। हाँ, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, यानी कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, यानी कि रेनिंग प्रॉब्लम पूछा जाता है, रेन वाला पूछा जाता है। और ये बेसिक क्वेश्चन, यानी कि बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से उतारेंगे, टाइम बताओ, यानी कि स्पीड बताओ, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये सब यानी कि छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। और हम बात कर लेते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स हो गया, फिर हम बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से क्या पूछा जाता है, टेंशन यानी कि एक्सीलरेशन निकालने आना चाहिए, यानी कि टेंशन, ये तो यानी कि आसान रहता है, यानी कि ये सबसे सवाल कम ही बनते हैं, लेकिन आसान जो भी आएगा आसान ही रहेगा। यानी कि फिर हम बात करें यार, यानी कि अगर हम बात करें यानी कि सेंटर ऑफ मास निकालने आएगा, यानी कि बहुत कम ही सवाल बनते हैं, लेकिन आएगा तो निकाल देगा, कोई भी चीज़ दे देगा उसका सेंटर ऑफ मास निकालने को आएगा। यानी कि रिलेशन पता होगा x m/m2 ये आपको यही लगाओगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया रोटेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन बहुत बड़ा चैप्टर, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको रोटेशनल मोशन अच्छे से आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तो मत छूइएगा रोटेशनल मोशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। रोटेशनल मोशन से अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर सकते हो, रिंग का क्या होता है, यानी कि डिस्क का क्या होता है, ये सब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद करके जाओगे। ये बेसिक रहेगा सवाल तो आप कर सकते हो, लेकिन मूवमेंट ऑफ, यानी कि अगर रोटेशनल मोशन की बात करें ना, एडवांस से बहुत कठिन क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपकी रोटेशनल मोशन अच्छा है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो मत छूइएगा रोटेशनल मोशन। तो ये हो गए तो रोटेशनल मोशन हो गया, तो ये हो गया। और हम बात कर लेते हैं, यानी कि अगर हम फिर बात करते हैं, यानी कि वेव्स की, वेव्स में जितने भी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के फॉर्मूले हैं, यानी कि डॉपलर इफेक्ट है, ये सब आप पढ़ के जाएंगे, ये सब सवाल आते हैं वेव्स में। बस फॉर्मुला बेस्ड रहता है, डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, यानी कि इस रिलेशन में आपको पूछ देगा, यानी कि फॉर्मुला बेस्ड रहेगा वेव्स में। बीट पूछ लेगा, कितनी बीट बन रही है, तो ये सब पूछता है, ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा। और थर्मोडायनेमिक आपको पढ़ना है, यानी कि जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक में वर्क डन क्या होता है, क्यू क्या होता है, ये सब जरूर पूछता है। ये सब तो 4 नंबर के रहते हैं, ये सब आराम से टैकल कर लोगे, अगर आपको मालूम होना चाहिए एकदम से, ठीक है ना। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक वेव्स हो गया, यानी कि मैकेनिक्स के जितना आपको बताया उतना आप करके जाइएगा। फिर आप ग्रेविटेशन पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये वही सब पूछता है, यानी कि चार्ज, नेट चार्ज क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रिंग की क्या होती है, डिस्क की होती है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि ये सब फॉर्मुला रहता है, यानी कि आप रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आप पुट करोगे तुरंत ही आंसर आपका आ जाएगा, तो ये सब पता रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है रिंग की, तो ये सब पता रहना चाहिए आपको। और मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म की आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए, बराबर QVB होता है, लेकिन फॉर्मुला बेस्ड ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगाओगे फिर फॉर्मुला लगाओगे आ जाएगा आंसर। अगर आपकी ऑप्टिक्स नहीं कंप्लीट है तो ऑप्टिक्स मत करिए, अगर कंप्लीट है तो बढ़िया है, अगर नहीं कंप्लीट है तो थोड़ा फॉर्मुला देख लीजिए, बस हो गया। तो इतना ही आएगा। EM वेव आप पढ़ लीजिए, C बराबर E बाई V, रिलेशन पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिएगा, C बराबर E बाई V करके। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैथ में मैथमेटिकली रीजनिंग से एक सवाल बनते हैं, उसको आप कर लीजिए। स्टैटिक्स से एक सवाल बनते हैं, आप वो कर लीजिएगा। हाँ, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की बात करें तो यार मैथमेटिक रीजनिंग में जैसे मैंने बताया आपको, मैथमेटिकली रीजनिंग स्टैटिक्स से एक सवाल बनते हैं। हाँ, और मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें कैलकुलस की, फंक्शन में आपको डोमेन को डोमेन आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा देख लेना। डिफरेंशिएशन की बस डिफरेंशिएट आपको मालूम होना चाहिए, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सवाल हो गए। यानी कि कंटिन्यूअस कहाँ है फंक्शन, डिफरेंशिएबल आपको पता होना चाहिए, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। और लिमिट के भी आएंगे ना, लिमिट के बहुत ज़्यादा आसान आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव। फिर एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल बनते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत आसान सवाल बनते हैं, उसको डिफरेंशिएट करना, मतलब होमोजीनियस फंक्शन, यही सब रहता है। और एरिया अंडर द कर्व में कैसे क्वेश्चन रहते हैं, लाइन दे देगा, कर्व दे देगा, उसके बीच एरिया पूछेगा, यही सब सवाल रहता है। बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहते हैं जेईई मेंस का। तो ये इतना हो गया। अगर हम बात करें ये कैलकुलस हो गया। अगर हम बात करें अलजेब्रा की, अलजेब्रा में हमारा आ जाता है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से क्या आता है, आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट निकालने आना चाहिए, डिटरमिनेंट क्रेमर्स रूल पढ़ के जाना। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने फॉर्मुला उसको पढ़ के जाना। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मुला एक बार लिख लो, sin A + B क्या होता है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मुला है ना, आप उसको एक पेज में लिख लो, पूरा रिवीजन करके जाना है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुला मस्ट है, वो तो आएंगे, अप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। हाँ, ये तो कैलकुलस की बात है। अलजेब्रा की हम लोग बात कर रहे थे। अलजेब्रा में हमारा फिर बचा सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत बेसिक सवाल बनते हैं। नंबर ऑफ रियल रूट पूछ लेगा। हाँ, तो ये सीक्वेंस सीरीज से बहुत ज़्यादा एन टर्म पूछ लेगा, यानी कि 5th टर्म बताओ, 6th टर्म बताओ, तो यही सब रहता है। और ये हो गया अलजेब्रा के। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जितना भी हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला और सर्कल, जितने भी फॉर्मुले हैं ना, x² अब a² -y² b² बराबर 1, यानी कि ये सब आपको पता नहीं चाहिए। यानी कि अगर ऊपर पता है ना तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। तो ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री, ये रहा स्ट्रेटेजी यार। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप अच्छे से पकड़ करके
आप जेई मेन अटेम्प्ट में आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो, यानी कि जितना भी मैंने बताया ना आप उसको फॉलो करोगे तो 99 परसेंटाइल आ जाएगी। जेई मेंस में ना बहुत ज़्यादा हल्के हल्के सवाल रहता है। अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है, पीवाईक्यू कंप्लीट है ना, 99 परसेंटाइल आ जाएगी। वो एडवांस में बहुत ज़्यादा कठिन रहता है, एडवांस में आपको हर चीज टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो मेन्स में 99 परसेंटाइल आ जाएगी। अगर इसमें नहीं आए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जरूर आ जाएगी। तो जितना भी बताऊँ उसको फॉलो कीजिए। और यार जेई का कंटेंट मैं डालता रहता हूँ और उसको सब्सक्राइब करो यार चैनल को। मैं जैसा ही जेई का कंटेंट डालता रहता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन आती है मैं आपको देता हूँ। तो यार ऑल द बेस्ट यार, 24-25 दिन बाकी रह गए, अब उसको पढ़ो अच्छे से। और यार विश यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर की यार। अगले साल आपको आईआईटी एनआईटी में जाना है, ये प्रण लो आपको कि अगले साल मुझे आईआईटी या एनआईटी में जाना है। तो यार ऑल द बेस्ट यार।